नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अजय सर। मैंने पिछले वीडियो में इक्विलिब्रियम पर प्रॉब्लम मैंने करवाया हुआ था, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम के बच गए थे। तो इस वीडियो में मैं उस इक्विलिब्रियम के बचे हुए न्यूमेरिकल को करेंगे और उसके बाद हम लोग पेंडुलम प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के बचे हुए न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू, और इन दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली रेखा के बीच में मैंने एक रख दिया प्लस क्यू चार्ज, और इस चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसको मैं इस तरफ ले जा रहा हूं प्लस क्यू। तो आपको बताना है कि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को उनके बीच में रखकर इक्विलिब्रियम प्राप्त करते हैं, पिछले वीडियो में की बताया गया था। और अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर अपोजिट है तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को हम साइड में रखते हैं और उस चार्ज के साइड में रखते हैं जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होता है। क्लियर, ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन आज हम लोगों को ये बताना है कि यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आइए इस पर चर्चा करें। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ क्या करेगा, रिपल, तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। फिर उसके बाद यह चार्ज इस प्लस चार्ज को इस तरफ रिपल करेगा। क्यों रिपल करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव इनमें रिपल्सन होगा इस तरफ, और ये पॉजिटिव इस तरफ रिपल्सन करेगा। ठीक है, अब मैं इस चार्ज पार्टिकल को जब मैं यहां पे लेके पहुंच गया, यहां तक ले जाके पहुंचा दिया, तो अब जरा देखिए यह प्लस क्यू चार्ज यहां करीब आ गया। तो चार्ज पार्टिकल जब इस चार्ज पार्टिकल के करीब आएगा तो होगा क्या कि यह प्लस क्यू चार्ज उसको और ज्यादा रिपल करेगा। तो ज्यादा रिपल क्यों करेगा? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसके कारण इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला रिपल्सन फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इस चार्ज पार्टिकल से ये चार्ज पार्टिकल दूर चला गया है, इसलिए इसके कारण लगने वाला रिपल्सन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसके कारण लगने वाला रिपल्सन फोर्स कम होगा, लेकिन इसके कारण लगने वाला रिपल्सन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हम इसको ले जाएंगे इधर, बट ये आ जाएगा पुनः अपनी अवस्था में। तो ये होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर स्टूडेंट्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को लेके जिस स्थान से जाएं वह उसी अवस्था में आ जाए तो उसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हम उसको उस स्थान से लेकर जाए और थोड़ा सा वो अपने स्थान से इधर उधर हो जाए तो सब लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी तरह का एक हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है, और इसके बीच में मैंने एक थर्ड चार्ज पार्टिकल रख दिया माइनस क्यू, और माइनस क्यू को हम इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि यह सिस्टम ऊपर ले जाने पे इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले आप देखें कि जब ये चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो क्या ये प्लस वाला माइनस चार्ज पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो उसको अपनी तरफ ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? ये पॉजिटिव, और ये माइनस क्यू जब यहां पहुंचेगा तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू तो नेचर अलग अलग है, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये प्लस क्यू उस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह से यह प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दो फोर्स एक अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। देखिए अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, तो इन दोनों फोर्सों का रिजल्टेंट किधर होगा, नीचे की। क्लियर, जब नीचे की ओर होगा तो जहां से गया था उसी तरफ आ रहा है, तो ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अगर हम लोगों के पास, थोड़ा सा और इधर लिया जाए,
एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, इस तरह से है। और इसके बाद हम लोग बीच में रख देते हैं प्लस क्यू। अब इस सवाल में हमने रखा था माइनस क्यू, अब मैं क्या कर दिया हूं प्लस क्यू। अब इसके बाद प्लस क्यू को हम लोग कहां ले जा रहे हैं ऊपर। तो अगर हम इस लाइन के ऊपर ले जाएं, परपेंडिकुलर ले जाएं, तो आपको बताना है ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव और यहां पर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपल करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स, तो ये इसको रिपल करेगा, ये यहां से इसको रिपल करेगा इस साइड में। इसी तरह से ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा रिपल करेगा, इस तरफ रिपल करेगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इस फोर्स और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा किधर होगा ऊपर की ओर। यानी चार्ज पार्टिकल अपनी मध्यावस्था में न आकर और उससे ऊपर चली जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है मगर क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। तो आप क्वेश्चन नोट करें, फिर मैं इधर बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर हमारे पास एक माइनस चार्ज क्यू है और एक इधर माइनस चार्ज क्यू है, और मैंने बीच में ले लिया है एक प्लस क्यू चार्ज। और प्लस क्यू चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज को हम लोग इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लेकर जाएं, तो आपको बताना है ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्लियर आपको दिख रहा होगा। फिर वही सवाल है, समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या नेगेटिव चार्ज प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा नीचे की तरफ, तो ये अपनी अवस्था में आएगा, तो इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमारे पास एक कोई चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, बीच में हमने रख दिया है प्लस क्यू। और प्लस क्यू को हम इस लाइन के अनुदिश अगर आगे की ओर ले जाएं, यहां तक मान लीजिए लेके चले, तो आपको बताना है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जब पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया दोनों चार्जों के, तो चार्जों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो इस चार्ज के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इस चार्ज के कारण जब यहां था तो अट्रैक्शन ज्यादा था, जब यहां चला जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ऐसा तो ओवरऑल क्या होगा, ये नेट फोर्स आगे की तरफ हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये आगे वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, इसके कारण फोर्स छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो क्वेश्चन आप नोट करें यहां तक, इसके बाद फिर मैं आपको दूसरा सवाल कराता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा हूं आपको, दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज पार्टिकल भी है माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच में मैंने रखा है माइनस क्यू, और माइनस क्यू को हम लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर लेके जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले देखें, जब माइनस चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये यहां जाएगा तो ये भी नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव उस वाले नेगेटिव को क्या करेगा इधर रिपल करेगा, ठीक है।
फिर इसी तरह से ये निगेटिव इस वाले निगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। और इन दोनों फोर्सों का रिजल्टेंट कहां होगा, ऊपर की ओर। तो अपनी मध्यावस्था से दूर जा रहा है तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो इस तरह से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह का सवाल देकर के कि बताइए सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे दिए जाएंगे तो आप इनको कर लीजिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेंडुलम या फिर पेंडुलम प्रॉब्लम। ठीक है, आइए पढ़ा जाए पेंडुलम प्रॉब्लम। चलिए तो आइए डिस्कस किया जाए पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम, तो पेंडुलम प्रॉब्लम में क्या है जरा ध्यान से देखिए। इस तरह से चलिए अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक कोई एम मास का चार्ज पार्टिकल क्यू इस तरफ लटका हुआ है और इसी तरह से एम मास का एक दूसरा चार्ज पार्टिकल क्यू इस तरफ लटका हुआ है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी क्या है, थीटा है। तो इसमें हमें पेंडुलम प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें होती हैं तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। पहली चीज कि इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना है, एल है। स्ट्रिंग का लेंथ एल है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। और उसके बाद देखिए चार्ज पार्टिकल में एक तो इसका टेंशन फोर्स काम करेगा T, और इसके बाद देखिए इसका एक नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा M×G, और इसके अलावा इस चार्ज पार्टिकल पे एक तो जिस चार्ज पार्टिकल जिस स्ट्रिंग से बंधी है उसका टेंशन फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट, और एक इस पे लगेगा नीचे की तरफ इसका वेट Mg, और एक इस चार्ज पार्टिकल पे एक और फोर्स लगता है जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रीजन क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को रिपल करेगा। क्यों रिपल करेगा, क्योंकि ये भी प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू, तो प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो हम लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, वो बाद में बात किया जाएगा, लेकिन अभी देखिए इतनी बात होगी। तो इस चार्ज पार्टिकल पे कितने फोर्स लगने वाले हैं, तो चार्ज पार्टिकल पे 3 फोर्स लगेगा, एक टेंशन फोर्स, एक फोर्स Mg और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें कि अगर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम केस में मान के चलते कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो देखिए पहले अगर ये एंगल थीटा है तो आप यहां पे देखिए कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और यहां पे हम t का अगर कंपोनेंट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t cos थीटा, और इस तरफ कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा आपका t sin थीटा। जिसके साथ एंगल बनेगा वो cos में, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो sin में। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि ये ऊपर जो लग रहा है फोर्स t cos थीटा, नीचे लगने वाले फोर्स mg के क्या हो, इक्वल हो। पहला कंडीशन आ गया कि t cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, mg, ये हो गया। दूसरा क्या है
कि इस साइड में लगने वाला फोर्स टी साइन थीटा इस तरफ लगने वाले फोर्स एफ ई के इक्वल हो। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स कितना लगेगा, तो दोनों चार्ज पहले एफ ई बराबर होगा के चार्ज क्यू इनटू ये चार्ज क्यू अपान में डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो पहले देखिए स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, एल है, क्लियर है, ये एल है, तो ये कितना होगा, ये वाला साइड जो होगा ये कितनी दूरी होगी, तो ये होगा आपका एल साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम ये वाला डिस्टेंस, ये एल है, इसको हम निकालें तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, एल साइन थीटा, और ये टोटल डिस्टेंस एल साइन थीटा मिला क्या होगा, टू एल साइन थीटा। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस टू एल साइन थीटा है, तो नीचे हो जाएगा टू एल साइन थीटा डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू का गुणा क्यू में करेंगे तो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान में टू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा इन दोनों फॉर्मूले में देखिए हमसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है पेंडुलम प्रॉब्लम में। पेंडुलम प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें पूछ सकता है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आपसे टी के बारे में पूछ सकता है, एम के बारे में पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे क्या पूछेगा, चार्ज के बारे में पूछ सकता है, लेंथ के बारे में पूछ सकता है, और थीटा के बारे में पूछ सकता है। ये 5 चीजें वेरिएबल है। आपसे जी नहीं पूछेगा, जी की वैल्यू आप जानते हैं फिक्स है 9.8 या 10, के का के कांस्टेंट है, ये आपसे नहीं पूछेगा। तो आपसे टी पूछेगा, एम पूछेगा, चार्ज पूछेगा, एल पूछेगा, थीटा पूछेगा। तो इन 5 वेरिएबल चीजों में से कोई भी एक चीज आपसे या 2 चीज आपसे पूछा जा सकता है, कुछ चीजें देकर के कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इतना आप पेंडुलम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए, इसको आप नोट करिए, फिर मैं कुछ आगे बात बताऊं, ठीक है। अच्छा एक और पेंडुलम के बारे में छोटी छोटी बातें जो मैं आपको इधर बता देना चाहता हूं, तो ये मैं इधर मिटा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है पेंडुलम के बारे में ही थोड़ी छोटी छोटी और बातें हैं। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q1 जिसका मास कितना है m, और इधर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 जिसका मास कितना है m, और ये एंगल दे रखा है θ1 और ये एंगल दे रखा है θ2, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें क्या कंडीशन होगी। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, क्लियर। यानी ये वाला जो आवेश है इसका मैग्नीट्यूड इस वाले आवेश के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, लेकिन दोनों का मास क्या है, सेम है। तो आपको बताना है सवाल में कि θ1 θ2 से बड़ा होगा। मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, ऑप्शन नंबर ए θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ऑप्शन नंबर 2 है θ1 इज लेस देन θ2, ऑप्शन नंबर 3 है θ1 इज इक्वल टू θ2, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो देखिए क्या है, आइए सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड छोटा है, लेकिन इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, के Q1 Q2 अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके कारण इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, के Q1 Q2 अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस इनके बीच का, ये 2l sin थीटा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अब आप बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना ये इस पे लगा रहा है उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वाला इस पे लगा रहा है, तो दोनों पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल है, दोनों का mg भी इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में θ1 और θ2 क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ। तो एक ये बात हो गई। तो अब इतना नोट करिए, फिर मैं कुछ और बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए
जैसे पेंडुलम के बारे में कुछ और बातें समझिए। अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए, एक इधर कोई चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास है m1, एक इधर दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q, मास है m2, इसके एंगल है θ1 और ये एंगल है आपका θ2। ठीक, अब यहां पे दिए रखा है कंडीशन ये है m1 इज ग्रेटर देन m2, तो कंडीशन आपको दे रखा है, बताना है कि θ1 इज लेस देन θ2। ऑप्शन नंबर 2 है θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ऑप्शन नंबर 3 θ1 इज इक्वल टू θ2। ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताना है क्या सही होगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर आपको आगे बताता हूं। ठीक है, चलिए किया जाए सवाल। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पे दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2l sin थीटा, क्योंकि लेंथ क्या है दोनों का इक्वल है। लेकिन यहां पर देखिए जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल इस पर लगाएगा, उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल इस पर लगाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इक्वल लगेगा, लेकिन इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे की ओर आएगा, इसका मास कम है तो थोड़ा ऊपर जाएगा। ऐसे जिसका मास ज्यादा है वो क्या होगा, थोड़ा नीचे आएगा, और जिसका मास कम है वो थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर जाएगा। थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। तो इसका मास कम है तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, और इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे आएगा। नीचे आएगा तो दबेगा तो इसका एंगल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कौन सा कंडीशन है, θ1 इज लेस देन θ2। क्लियर हुआ। ठीक, आगे देखा जाए। ये सब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आगे देखिए। पेंडुलम में इस तरह से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल मैंने यहां पे ले लिया प्लस क्यू, एक चार्ज पार्टिकल मैंने यहां पे ले लिया माइनस क्यू। ठीक है, यह लेंथ कितनी है, एल। इसी तरह से यहां पर भी यह लेंथ भी एल है। ये एंगल थीटा है, इधर भी एंगल थीटा है। क्लियर। अब जरा देखिए इनके बीच का टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है, डी। आगे देखिए इस चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू का मास कितना है, एम है। चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू और मास कितना है, एम है। अब आप देखें क्या इस पर एक टेंशन फोर्स लगेगा टी ऊपर की तरफ, क्लियर है, रस्सी में, और इसका एक mg फोर्स लगेगा किधर, नीचे की तरफ, mg। और इसके अलावा ये चार्ज पार्टिकल
इस चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। क्लियर? अब चूंकि जैसा ये इस पे हो रहा है सेम टू सेम इस पे भी होगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि पहले आप ये बताइए कि ये एंगल कितना बनेगा। देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और ये टी का हम कंपोनेंट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये टी कॉस थीटा ऊपर हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर वाला ये जो फोर्स लग रहा है इस वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, यानी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। इसके बाद देखें ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब थोड़ा सा देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो चार्ज पार्टिकल, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू, दो चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा k q1 q2 अपान डिस्टेंस का होल स्क्वायर। देखिए ये चार्ज पार्टिकल और इस चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये है l, इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो इधर कंपोनेंट l का करेंगे तो होगा l cos थीटा और इस तरफ कंपोनेंट करेंगे तो होगा l sin थीटा। इसी तरह से ये भी l है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो इसका कंपोनेंट होगा l cos थीटा में और इधर जाएगा l sin थीटा। टोटल डिस्टेंस कितना है d, इधर l sin थीटा इधर l sin थीटा, तो l sin थीटा जुड़ के हो जाएगा 2l sin थीटा और d में से हम 2l sin थीटा घटा देंगे तो आएगा d माइनस 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह का अगर दिया रहेगा पेंडुलम प्रॉब्लम तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक। और अगर उस तरह से जो पीछे बताया वैसा दिया रहेगा तो ऐसा करेंगे। तो इतना नोट करिए, आगे मैं आपको बताऊं लॉमिस थ्योरम, लॉमी प्रमेय क्या होता है। लॉमीस थ्योरम, लॉमी का प्रमेय। देखिए लॉमी का प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर तीन फोर्स लग रहा है, एक फोर्स है F1, एक फोर्स F2 और एक फोर्स लग रहा है उस पर F3। क्लियर? और अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इज इक्वल टू, अगर जीरो है, ध्यान सुनिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर तीन फोर्स लग रहा है F1 F2 F3 और उन तीनों फोर्स का समेशन करने पे जीरो आता है तो वो क्या होगा, F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू होगा F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये है लॉमी प्रमेय। और ये कब होगा, जब F1 के सामने वाला एंगल अल्फा हो, F2 के सामने वाला एंगल बीटा हो और F3 के सामने वाला एंगल गामा। ठीक है, ऐसा। अगर F1 के सामने वाला फोर्स अल्फा, F2 के सामने वाला फोर्स बीटा, F3 के सामने वाला फोर्स गामा हो और तीनों फोर्स का समेशन जीरो हो तो F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। तो इसे हम बोलते हैं लॉमी का प्रमेय। लॉमी का प्रमेय हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के पेंडुलम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसका हम यूज कहां करते हैं, जैसे देखिए मैंने पेंडुलम प्रॉब्लम में बताया कि चार्ज पार्टिकल पे कितने फोर्स लग रहे थे, तीन फोर्स लगे तब लॉमी प्रमेय एप्लीकेबल होता है और वो तीनों फोर्स क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में।
अगर वो इक्विलिब्रियम में है, 3 फोर्स लग रहे हैं, तो हम सवाल को बहुत बड़ा न करके हम लॉमी प्रमेय लगा करके सवाल को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा के दिखाता हूँ, ठीक है। एक आध सवाल मैं इसमें कराता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक दीवार है, ध्यान से देखिएगा सवाल। एक ये दीवार है, दीवार में मैंने कोई एक पॉइंट फिक्स कर रखा, ठीक है, और दीवार से इस फिक्स पॉइंट से एल डिस्टेंस दूरी पर मैंने एक कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया जो Q था, और इस चार्ज पार्टिकल का मास m है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो फिक्स्ड है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल क्या है? फिक्स्ड। फिर मैंने क्या किया, इसी दीवार पर इस पॉइंट से एक यल लंबाई की रस्सी ली, यल डिस्टेंस पे मैंने इस चार्ज पार्टिकल को दीवार में चिपका दिया था m मास का, और इसको मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कर रखा। फिर मैंने एक रस्सी लिया l लंबाई का और उससे एक q आवेश यम द्रव्यमान का लटका दिया। तो जब रस्सी से लटका हुआ चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा, तो जो दीवार पर पहले से चिपका हुआ चार्ज पार्टिकल था, क्या ये चार्ज पार्टिकल उसको रिपल करेगा? तो रिपल करेगा। तो इक्विलिब्रियम के केस में ऐसा होगा कि वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर? कि रस्सी का लेंथ L, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल Q, मास कितना है? m है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर एंगल कितना है? थीटा है। और ये सिचुएशन किसकी है? ये सिचुएशन है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम। अब देखिए इक्विलिब्रियम, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट टेंशन। टेंशन आप निकालिए कि स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा उसका वैल्यू कितना होगा। अब देखिए ध्यान से कि अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप 2 पेज में करेंगे, और अगर लॉमी थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो आप बस देख के सवाल को हल कर देंगे। क्या होगा पहले मैं कर देता हूं। देखिए, एक तो रस्सी का टेंशन फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट, और इसका एक mg फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ, mg। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। ऐसा ये होगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब थोड़ा सा देखिए, हमें ये नहीं पता कि ये एंगल कितना है, तो मैं मान लेता हूं कि ये एंगल कितना है? x। अगर ये एंगल x है तो क्या ये एंगल भी कितना होगा? x ही होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर ये एंगल x है तो अगर ये एंगल मैं मान लेता हूं कि x है तो ये एंगल भी क्या होगा? x। पहले बताओ, ये एंगल, दोनों एंगल x क्यूब है, क्योंकि ये लंबाई भी क्या है? l, और ये लंबाई भी l है। तो किसी भी ट्रायंगल के 2 लेंथ अगर इक्वल है तो उसके 2 एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ये भी l, ये भी l, तो ये x, तो ये x। अच्छा, एक बात और देखिए, अगर यह x है तो ये वाला एंगल तो पक्का है कि यहां पर x होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये x है तो ये x होगा। दूसरी बात ये है कि अगर ये x है, अब मैं इसको हटाता हूं यहां से थोड़ा सा, ठीक। अगर ये x है तो ये टोटल एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। 180 में से अगर यह x है तो ये कितना बचा? 180 माइनस x बचा। क्लियर हुआ? और देखिए, ये ऊपर वाला पूरा कितना होगा? 180। इस 180 में से अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस x बचेगा। क्लियर? हमें निकालना है टेंशन। तो लॉमीस थ्योरम लगा दीजिए। लॉमी थ्योरम मैं यहां लगा देता हूं। देखिए, टेंशन के सामने वाला एंगल ये होगा, हम इसको क्या लिखेंगे? t अपान में साइन 180 माइनस x। यहां पे देखिए, पहले लॉमी थ्योरम में क्या है? पहला फोर्स अपान में उसके सामने वाला एंगल, तो पहला फोर्स t और अपान में उसके सामने वाला एंगल, तो t के सामने वाला एंगल क्या है? 180 माइनस x इज इक्वल टू दूसरा फोर्स क्या है? ये mg। तो mg अपान में क्या होगा? इसके सामने वाला एंगल ये साइन 180 माइनस x। क्लियर? तो देखिए,
साइन 180 माइनस एक्स से साइन 180 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, t इज इक्वल टू क्या आ गया mg। तो ये हो गया आपका आंसर। लॉमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक लाइन में आंसर आपका आ गया। अगर आप लॉमिस थ्योरम न लगाते तो ये सवाल 2 पेज में सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप इन सब तरीकों को भी जानते रहिए, ठीक है। यहां तक आप लोग पढ़ाई करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कुछ न्यूमेरिकल और कराएंगे, फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हुआ अब कट करिए कट कैलक नहीं पहले ही बताओ।